हेलो दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है इसको हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताएंगे। उसके बाद आपको इस वीडियो को बस सुन लेना है, उसके बाद आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा। ठीक है, हम जो भी वीडियो बनाते हैं ट्रिक के साथ बनाते हैं। ठीक है, आपको हम ट्रिक के यूज करके हम इस क्वेश्चन को पूरा अच्छे से याद करवा देंगे। और सातवाहनों की उपलब्धियां ही नहीं, सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धि आ जाए, सातवाहनों की सामाजिक उपलब्धि आ जाए, सातवाहनों की राजनीतिक उपलब्धि आ जाए, सारा आपको बन जाएगा। जैसे कि आप सभी को पता है कि एक क्वेश्चन पक्का आपके एग्जाम में आ रहा है सातवाहनों से रिलेटेड। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको अंत तक देखना और बिल्कुल आपको ऐसा आंसर बताया जाएगा कि फुल में से फुल नंबर लाओगे। ठीक है, ये नहीं कि अटपटांग आंसर। उपलब्धियां बोल रही है तो उपलब्धियां ही हम लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ट्रिक को समझाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसको देख करके आपको घबराना नहीं है, बस समझना है। ठीक है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, सातवाहन के बारे में हमको पढ़ना है। ठीक है, और सातवाहन कहाँ पे है तो यहाँ पे है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, ये जो सातवाहन राजवंश है ना, इसके बारे में हम आपको पहले समझाते हैं कि सातवाहन राजवंश होता क्या है। इससे पहले देखिए दोस्तों, कौन कौन सा वंश आए। ठीक है, हर्यक वंश आए, फिर शिशुनाग वंश आए, नंद वंश आए, मौर्य वंश आए, फिर शुंग वंश आए। उसके बाद सातवाहन वंश आए, फिर कुषाण वंश, गुप्त वंश, चोल वंश। ठीक है, फिर पल्लव वंश, आपको पल्लवों के बारे में भी पढ़ना है। फिर यादव वंश, पाल वंश, फिर लोहार वंश, फिर चौहान वंश। ये सभी वंश का धीरे धीरे क्या हुआ, आगमन होते गया। हमें पढ़ना है भी दोस्तों सातवाहन के बारे में। ठीक है, जिसका राजा क्या था, सिमुक था। ये सब क्या होता है देखिए दोस्तों, सातवाहन, ये जो सातवाहन आपको दिख रहा है इसका निर्माण कैसे हुआ दोस्तों। तो सात का मतलब हो जाता है सात, और वाहन का मतलब हो जाता है एक तरह से गाड़ी। आने की वह गाड़ी जिसको सात लोग मिल करके खींच रहे हैं, यानी सात घोड़ा। आप लोग देखे होंगे एक रथ जिसमें सात घोड़ा मिल करके खींचता है। तो इन सात वाहन जो राजवंश थे, यहाँ के राजाओं थे, उन लोगों का मानना था कि हम लोग भी क्या करेंगे, जो यहाँ के राजा हैं वो सात घोड़ों के जैसा खींचेंगे गाड़ी को। लेकिन गाड़ी को खींचने का मतलब है यहाँ के जनता लोगों को खींचेंगे, यहाँ के राज्य को खींचेंगे, यहाँ को विकास करेंगे। इसलिए यहाँ का नाम क्या पड़ गया, सातवाहन राजवंश। ठीक है, अब क्या होता था दोस्तों, ये सब वंश कैसे बनते थे। जैसे कि सातवाहन वंश बना, शुंग वंश बना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले क्या होता था, बहुत पहले की बात है, वहाँ पे लोग रहते थे, वो अपने आप किसी भी नाम पर ये वो वंश का नाम रख लेते थे। ठीक है, अब क्या होता था, फिर वो जो राजा रहते थे उसी के बाद उसका बेटा, फिर उसके बेटा, फिर उसका बेटा उस वंश में राज करता था। जब तक उसका बेटा यानी कि उसका राजा कमजोर नहीं पड़ जाता था, तब तक दूसरा वंश निर्माण ही नहीं होता था। वो जैसे कमजोर पड़ जाते थे वैसे दूसरा वंश का क्या हो जाता था, निर्माण हो जाता था। फिर जैसे उस वंश का खत्म होता था, यानी कि वहाँ का एक राजा कमजोर पड़ता था, वैसे ही दूसरा वंश स्थापित हो जाता था। दूसरा लोग क्या करते थे, लड़ाई को जीतते थे तो दूसरा वंश को स्थापित कर लेते थे। मान लो कि यहाँ पे 10 वो राजा थे। ठीक है, वो दसों का दसों राजा मजबूत थे, लेकिन जैसे ही 11वां राजा आया वहाँ पे वो कमजोर पड़ गए। उसके बाद फिर दूसरा वंश बन जाता था। ठीक है, यानी कि एक वंश में जब तक वो राजा मजबूत रहता था तब तक दूसरा वंश का निर्माण होता ही नहीं था। लेकिन जैसे ही उसी वंश का एक राजा कमजोर पड़ जाता था वैसे ही दूसरा वंश का निर्माण हो जाता था। ऐसे ही सातवाहन वंश में भी बहुत सारे राजा आए हैं, बहुत सारे राजा आए हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है कि यहाँ का भी एक राजा कमजोर पड़ जाता है, उसके बाद सातवाहन वंश का भी यहाँ पे पतन हो जाता है, खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर आता है कुषाण वंश, यहाँ का भी एक राजा ऐसा कमजोर पड़ जाता है बहुत समय की बात। ठीक है, तो ये गुप्त वंश की यहाँ पे क्या होता है, आगमन होता है। मतलब जब तक उस वंश के एक राजा जब तक कमजोर नहीं पड़ते हैं तब तक राजपाट चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, चलता ही रहता है, वही सब शासन पाठ चलाते हैं। लेकिन जैसे ही एक राजा कमजोर हो जाते हैं, मान लो कि उसका आगे आने वाला बेटा क्या पता वो मजबूत रहेंगे, हो सकता है कमजोर निकल जाए और वो शासन को नहीं चला पाए, तो दूसरा राजा उसको हरा करके फिर वो अपना वंश बना लेते हैं एक नया। तो ये हम सातवाहन वंश के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें से पहला जो यहाँ का राजा आया था जो सबसे ज़्यादा मजबूत थे, जो दूसरा वंश को हरा करके जीते थे। पहला राजा जो होते हैं वो बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि दूसरा को हरा करके वो जीतते हैं। बाकी तो आगे का प्रोसेस उसका बेटा का बेटा चलाते हैं ना। तो वो थे हमारा कौन, सिमुक। अब ये आपको बहुत आसान तरीका से आगे समझ में आने वाला है। ठीक है, तो वही जो सातवंश वंश थे ना, उसी के हमें क्या पढ़ना है, इसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना है। वहाँ का सांस्कृतिक, वहाँ का सामाजिक, वहाँ का रीति रिवाज, यही सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखिए दोस्तों, भले ही समय उधर थोड़ा सा ज़्यादा खपत हो गया, लेकिन अब आपको इधर ना कोई भी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, हर एक पॉइंट समझ में आएगा। ठीक है, तो देख लेते थोड़ा सा सातवाहन का परिचय। ये थोड़ा सा डालोगे ना दोस्तों तो एग्जामिनर क्या होगा, थोड़ा आपके और अट्रैक्टिव होगा और आपको पेपर में मार्क्स देंगे। ठीक है,
देखिए सातवाहन शब्द जो है वो प्राकृतिक शब्द सात से बना है। पहले प्राकृतिक शब्द का ही प्रयोग किया जाता था, ठीक है, सात से आया है, जो सूर्य भगवान के रथ को दिखाता है। रथ मतलब जो रथ को सात घोड़ा नहीं खींचते हैं, जिससे सात घोड़ा खींचते हैं, ठीक है। सातवाहन राजवंश बोलो चाहे सातवाहन साम्राज्य बोलो, बात एक ही पड़ता है। यह प्राचीन भारत का हिंदू राजवंश है। यह बहुत ही पहले समाज का क्या है, हिंदू राजवंश है। सातवाहन वंश की स्थापना जो है 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा ने की थी। पहले समय उल्टा चलता था, ठीक है, 230 से 60 ईसा पूर्व के बीच राजा किया था, ठीक है। और वहाँ का जो सातवाहन थे राजवंश था, उसका पहला शासक कौन थे, वो सिमुक थे। कौन थे दोस्तों, सिमुक थे, ठीक है। एक नंबर में आपका आ सकता है कि पहला शासक कौन थे, सिमुक थे। अब इसका कुछ पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। सातवाहन राजवंश के जो शासन काल में ब्राह्मणों को भूमि दान करने की प्रथा हुई थी, है ना। ये सातवाहन राजवंश से ही ब्राह्मणों को भूमि दान करना का प्रथा स्टार्ट हुआ था। उसके बाद सातवाहन राजवंश की राजधानी कहाँ है, प्रतिष्ठान थी। यानी जो सातवाहन राजवंश था इसका एक एरिया रहा होगा, एक जगह रहा होगा कि इतना में किसका राजवंश चलेगा, किसका राजपाट चलेगा, तो सातवाहन का चलेगा। तो इस एरिया का एक राजधानी भी तो रहता होगा ना, तो उसी राजधानी का जो नाम था ना वो क्या था हमारा, प्रतिष्ठान, ठीक है, एक नंबर में आ सकता है। नेक्स्ट है सातवाहन राजवंश के शासनकाल में कई गुफाओं का भी निर्माण हुआ। इनके शासनकाल में कई सारे गुफा का भी निर्माण किया गया। सबसे पहले आपको परिचय लिखना है, उसके बाद पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ठीक है। सातवाहन राजवंश के शासनकाल में प्राकृतिक भाषा का इस्तेमाल राजभाषा के रूप में किया गया। देखो उस टाइम तो प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया जाता था, लेकिन उसी प्राकृतिक भाषा को राजभाषा यानी पूरा देश लेवल पर, पूरा राष्ट्र लेवल पर अपनाया जाता था, ठीक है। अब पढ़ते हैं सातवाहनों की उपलब्धियाँ। सातवाहन जो वहाँ के सातवाहन वंश थे, सातवाहन राजा थे, उनकी उपलब्धियाँ। तो सातवाहनों की उपलब्धियाँ, यहाँ सातवाहनों लिखा गया है, ठीक है। सातवाहनों की उपलब्धियों को निम्नलिखित रूप से वर्गीकृत किया जा सकता है, ठीक है। जो सातवाहन राजवंश थे उसके निम्नलिखित उपलब्धियां, पहला राजनीतिक उपलब्धि है, दूसरा प्रशासनिक उपलब्धि है, तीसरा आर्थिक उपलब्धि है, चौथा धार्मिक उपलब्धि है, ठीक है। पांचवा जो हमारा वो शिक्षा, तो फिर भाषा बोलो, शिक्षा भाषा दोनों एक ही साथ है, ठीक है। शिक्षा भाषा उपलब्धियाँ, या तो शिक्षा भाषा से संबंधित उपलब्धियाँ और सांस्कृतिक उपलब्धियाँ, ठीक है। अब एक का करके समझेंगे, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में, इसके बारे में और इसके बारे में। आपको यहीं तक याद रखना है। बाकी नीचे हम राजनीति के बारे में आपको समझा देंगे, आप जितना मर्जी उतना लिख सकते हो। प्रशासनिक के बारे में समझा देंगे, आर्थिक के बारे में, धार्मिक के बारे में, शिक्षा के बारे में, सांस्कृतिक के बारे में, ठीक है। सबको अलग अलग करके हम समझाएंगे। देखिए सबसे पहले समझते हैं वहाँ का राजनीतिक। राजनीतिक यानी पॉलिटिक्स, लोग कैसे वहाँ पे राजनीति खेलते थे, है ना। अभी राजनीति कैसा चल रहा है हमारे भारत देश में वो आप सभी को पता है। वैसे उस टाइम राजनीति कैसे चला जाता था, तो देखिए अभिलेखों और साहित्य स्रोत। ये अभिलेख और साहित्य स्रोत क्या होता है, जिससे पुराने समय के बारे में पता चलता है कि पहले के लोग कैसे रहते थे, वहाँ राजनीति कैसे चलाते थे, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में जो पता चलता है वो अभिलेखों से पता चलता है, साहित्य स्रोतों से पता चलता है, ठीक है। तो अभिलेखों एवं साहित्य स्रोतों के आधार पर सातवाहनों के राजनीतिक इतिहास की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। मतलब इन अभिलेखों और साहित्य स्रोतों के आधार पर ही हम क्या कर सकते हैं, सातवाहनों के राजनीतिक के बारे में पढ़ सकते हैं कि उनका राजनीतिक इतिहास कैसा था, क्योंकि हम लोग तो उस टाइम पैदा नहीं लिए थे। तो आखिर अभिलेखों और साहित्य स्रोतों के आधार पर ही ना वहाँ के हम लोग राजनीति के बारे में रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। इस वंश के शासकों एवं उनके शासनकाल की समस्या विवादग्रस्त है। मतलब ये कहना है कि उस टाइम का जो शासन चलता था, शासन काल था, जो उन लोग का राजपाट चलता था, उस टाइम की जो समस्या है वो विवादग्रस्त है ना। वहाँ की समस्या क्या है, एक विवादपूर्ण है। अब देखिए पुराण के अनुसार, पुराण में ये ऐसा लिखा गया है कि इस वंश के 30 राजा ने, सोचो इस वंश में 30 राजा आया और 300 राजाओं ने क्या किया, शासन किया। कितना लंबा समय रहा होगा। अब इस वंश के 30 राजाओं ने लगभग 450 वर्षों तक शासन किया। बताओ 450 वर्ष तक शासन किया, उसके बाद 450 वर्ष के बाद फिर दूसरा वंश का स्थापना हुआ होगा। सोचो कितना पुरानी बात है ये, ठीक है। इसी का पॉइंट है राजनीति का, ठीक है। अभिलेखों के आधार पर यह अनुमान लगाया गया कि अशोक की मृत्यु के बाद ही सातवाहन राजनीतिक में सक्रिय हो उठे और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हुआ। देखो इसके पहले क्या हुआ, अशोक राजपाट को चलाते थे, ठीक है। तो जैसे ही अशोक का मृत्यु हुआ उसके बाद ही सातवाहन का वंश का क्या हुआ, स्थापना हुआ। उसके बाद सातवाहन के जितने सारे राजा हैं वो सभी राजनीति में सक्रिय रूप से भाग ले उठे और उन्होंने एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना किया, उन्होंने एक पावरफुल राज्य का स्थापना किया। देखो उसी के पॉइंट है ये, ठीक है। सिमुक जो पहला राजा थे सातवाहन का, ठीक है। तो पहला पढ़ते हैं सिमुक के बारे में। सिमुक कौन थे, तो सातवाहन की शक्तियों का स्थापित करने वाला प्रथम राजा सिमुक थे। फिर सिमुक के बाद कौन आया, तो कृष्ण आया।
कृष्ण कौन थे? तो सिमुक के बाद उसका भाई कृष्ण राजा बने। पहला राजा थे वो कौन थे? सिमुक थे। उसके बाद कौन आए? कृष्ण आए। उसके बाद सातकर्णी प्रथम आए। ठीक है, ये 3 राजा आए। उसके बाद क्या हुआ, फिर कुछ समय के लिए इनका जो नेक्स्ट राजा आए वो कमजोर पड़ गए। ठीक है, उसके बाद फिर जो नया राजा आए वो फिर सब चीज़ों को संभालने लगे। ठीक है, तो ये 3 राजा मुख्य रूप से इसके बारे में लिखना है और ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, इसका यही सब मैन है। सबसे पहले आया सिमुक, उसके बाद कृष्ण, उसके बाद सातकर्णी प्रथम आए। और जैसे ही सातकर्णी प्रथम, ये जो सातकर्णी प्रथम है ना, इसका जैसे मृत्यु होता है उसके बाद इनकी शक्तियाँ सारा खत्म हो जाता है। ये राजवंश धीरे धीरे खत्म होने वाले होते हैं। फिर नया राजा की क्या होता है? उदय होता है। उसके बाद फिर सातवाहन वंश को दोबारा संभाल लिया जाता है। ठीक है, ये यहाँ राजनीति के बारे में हम लोग पढ़े। फिर प्रशासनिक के बारे में पढ़ेंगे। प्रशासनिक मतलब हो गया दोस्तों, वहाँ कैसे राजपाट वो लोग चलाते थे, प्रशासन व्यवस्था कैसा था उन लोगों को। हमारा प्रशासन कैसे, पुलिस प्रशासन हमारा देखभाल करती है, तो वहाँ का प्रशासनिक व्यवस्था कैसे था। तो देखिए, सातवाहनों ने साम्राज्य की स्थापना के साथ साथ इनके प्रशासन की भी समुचित व्यवस्था की। प्रशासन मतलब देख रखाव का भी समुचित व्यवस्था किया था। सातवाहन राजतंत्रात्मक व्यवस्था के पोषक थे। राजतंत्रात्मक मतलब क्या होता है? राजतंत्रात्मक मतलब होता है जहाँ पे राजा शासन चलाते हैं। ठीक है, फिर उसके बेटा ही राजा चलाएंगे, फिर उसके बेटा राजा चलाएंगे, उसको बोलते हैं राजतंत्रात्मक व्यवस्था। ठीक है, तो वहाँ कैसा व्यवस्था था? तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था था। राजा का पद वंशानुगत था। राजा का पद वंशानुगत मतलब राजा अगर अभी राजा बना तो उसका बेटा फिर राजा बनेगा, फिर उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। तो राजा का पद क्या था? वंशानुगत था। राजा राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी था, यानी राजा होता था जो उस राज्य का, उस देश का, उस एरिया का सबसे ज़्यादा सर्वोच्च प्रशासनिक पदाधिकारी यानी मेन लीडर हुआ करता था। हालांकि राजा के अधिकार असीमित थे, यानी वो जितना मर्जी उतना शक्तियों का प्रयोग कर सकते थे। ठीक है, वह निरंकुश नहीं था, लेकिन वह ऐसा नहीं था कि वो काम नहीं करते थे, लोगों के लिए काम करते थे। प्रजा की सुख सुविधा, प्रजा मतलब वहाँ के लोग, वहाँ जनता, लोगों की सुख सुविधा का पूरा ध्यान भी रखते थे। उन्होंने अपनी तुलना राम, भीम, केशव, अर्जुन इत्यादि देवताओं और महापुरुषों के साथ भी किया कि हम क्या राम हैं, हम भीम हैं, हम अर्जुन हैं। ठीक है, लोगों को बोलते थे ऐसा। सातवाहन प्रशासन की एक विशेषता यह भी है कि उनके अंतर्गत मात्र सत्तात्मक तत्व ज़्यादा मजबूत थे। मात्र सत्तात्मक का मतलब होता है दोस्तों, जैसे हमारे यहाँ अगर पिता का डेथ हो जाता है तो उसका संपत्ति बेटा को मिलता है, फिर उस बेटा का अगर मृत्यु हो जाता है तो उसके बेटा को संपत्ति मिलता है। हमारे यहाँ बहन को यानी बेटी को नहीं मिलता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता था, सारा जो सत्ता मिलता था ना, जितना सारा राजपाट था, वहाँ का अधिकार था, वो सब अगर मान लो कि पापा के मृत्यु हो जाते थे, माता के मृत्यु हो जाते थे, वहाँ के बेटियों को अधिकार मिलता था, फिर उसकी बेटी को, फिर इसकी बेटी को, उसी को बोलते हैं मात्र सत्तात्मक। ठीक है, उसके बाद क्या है कि राजा अपने नाम के साथ अपने माता का नाम भी रखते थे, यानी कि कोई भी अगर राजा अपने नाम रखते थे तो उसके पहले वो अपने मम्मी का नाम लगाते थे, यानी कि माता का नाम लगाते थे। इतना ही नहीं, सातवाहनों की रानियां भी प्रशासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। सोचो, इतना ही नहीं कि सिर्फ सातवाहन के राजा ही मतलब प्रशासन देखभाल लोगों का करते थे, बल्कि उनकी रानियां भी देखभाल करते थे। और कभी कभी ऐसे भी देखने को मिला है कि कभी कभी वे नाबालिग राजा के संरक्षण के रूप में शासन करते थे। जब तक राजा का शादी भी नहीं होता था तब तक भी, उसके पहले भी उनकी रानियां इनको सपोर्ट करते थे। ज़रा सोचिए। ठीक है, ये समय अभी का ही नहीं है, समय बहुत पहले से भी चलता हुआ आ रहा है। सातवाहनों ने पहली बार भूमि अनुदान की प्रथा चलाई। सातवाहनों ही ऐसे वंश थे जो पहली बार भूमि अनुदान करने की प्रथा को चलाए थे। नेक्स्ट, आर्थिक। आर्थिक मतलब वहाँ का पैसा, लोग कैसे पैसा कमाते थे। ठीक है, आर्थिक मतलब यही होता है। सातवाहन युग आर्थिक संपन्नता का युग था। आर्थिक संपन्नता का मतलब उस टाइम आर्थिक की कोई कमी नहीं था, आर्थिक रूप से लोग संपन्न थे, बहुत ज़्यादा इन लोगों के पास आर्थिक वृद्धि था। इस समय कृषि, शिल्प, व्यवसाय आदि का पूर्ण विकास हुआ। इसी समय कृषि वगैरह बहुत ज़्यादा होता था। कृषि मुख्य पैसा था, इन लोगों का कमाने का मुख्य जरिया था कृषि। उस समय कृषि में प्रयुक्त होने वाले लोहे के उपकरणों की संख्या बढ़ गई, और उसी समय जो भी हम लोग मतलब हल चलाने के लिए या तो फिर कृषि को उपजाने के लिए जो भी औजार का जरूरत पड़ता था ना, उपकरण का, उसी टाइम उनका संख्या भी बढ़ते जा रहा था उस टाइम। लोहे के निर्मित हथियार, ठीक है, जैसे हो गया कावड़े, हंसियाँ, कुदाल, हल के फल, ठीक है, जो हम लोग हल जोतते हैं उसमें फर नहीं लगता है, इत्यादि उपकरण बड़ी संख्या में क्या हुआ, प्राप्त हुए उसी समय। ठीक है, इससे विस्तृत कृषि का आभास मिलता है। ठीक है, यानी कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा कृषि का उपज बढ़ रहा था। चावल एवं कपास की खेती मुख्य रूप से होती थी वहाँ पे। जो चावल है और खेती है
किसका, कपास का, ये मुख्य रूप से वहाँ पे हुआ करता था। कृषि के अतिरिक्त विभिन्न प्रकार के व्यवसायों का भी इस समय उदय हुआ। कृषि तो होता ही था, उसके साथ साथ और भी सारे बिजनेस व्यवसाय का भी विकास हुआ। सोने के आभूषण भी बनाए जाते थे, उस टाइम पैसा कमाया जाता था। समुद्र द्वारा विदेशों से, विशेषकर रोमन साम्राज्य से इस समय व्यापार का विकास हुआ था। यानी भारत के लोग, यानी जो ये भारत में ही तो ये वंश फैला ना, ये जो राजवंश है वो कहाँ पे फैला था, भारत में ही फैला था। तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे, कहाँ से, रोमन साम्राज्य से। ठीक है, इस बंदरगाह यानी बंदरगाह के द्वारा, यानी कि समुद्र के द्वारा, ठीक है, विदेशी व्यापारी अपना सामान भारत ले आते थे, और यहाँ जो भारत में व्यापार होता था वो कहाँ ले जाते थे, विदेश ले जाते थे। और मुख्यतः मसाले हो गया, कच्चे माल का निर्माण करता था, तथा विदेशी से सोना, शीशे का बर्तन, बढ़िया शराब और वस्त्र इत्यादि मंगवाया जाता था। कुछ सामान भेजा जाता था, कुछ सामान वहाँ से लाया जाता था। अब देखते हैं धार्मिक, वहाँ का धर्म की व्यवस्था कैसा था। तो सातवाहन अभिलेखों में इंद्र, सूर्य, वरुण आदि वैदिक देवताओं एवं अज्ञों का उल्लेखन मिलता। अज्ञ हम लोग जो नहीं कराते हैं, और अभी हमारे यहाँ भी बहुत सारे देवता हैं अज्ञ कराते हैं, तो उस टाइम वहाँ के लोग भी ऐसा ही किया करते थे। अगों के परिणाम स्वरूप ब्राह्मणों को बहुमूल्य दान भी दिए जाते थे। अग कौन करवाते थे, ब्राह्मण करवाते थे, और ब्राह्मण को बहुत सारा दान भी दिया जाता था लोगों के द्वारा। कृष्ण वासुदेव की पूजा भी प्रचलित थी वहाँ पे। कृष्ण और वासुदेव भगवान की क्या किया जाता था, पूजा किया जाता था। नेक्स्ट है कि उन्होंने बौद्ध धर्म के विकास को भी विकसित किया। उस टाइम बौद्ध धर्म, जैन धर्म ये सब चलता था, तो उस टाइम बौद्ध धर्म को लोग अपनाए हुए थे और इसका विकास भी किए, है ना। बौद्धों को भी भूमि दान अनुदान दिया गया। जो बौद्ध धर्म वाले लोग थे ना, उसको भी भूमि का दान दिया गया, ठीक है। उसके बाद देखते हैं शिक्षा और भाषा। वहाँ पे कौन सा शिक्षा कैसे मिलता था लोगों को, क्या भाषा बोलते थे। तो सातवाहनों के अधीन शिक्षा, भाषा एवं साहित्य का भी अशिष्ट प्रगति हुआ, ठीक है। यानी उस टाइम शिक्षा भाषा का बहुत ज़्यादा प्रगति हुआ। ब्राह्मण एवं बौद्ध दोनों शिक्षा प्रचार का कार्य किया। यानी ब्राह्मण जो लोग थे, बौद्ध धर्म जो लोग थे, वो सभी का सभी क्या किया, शिक्षा का बढ़ावा किए, भाषा का आगे बढ़ाने का काम किए, विद्यार्थियों को शिक्षा दिया जाता था। अध्यापक जो पढ़ाते थे उसको राज्य एवं धनी व्यक्तियों के द्वारा अनुदान दिया जाता था कि ये बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो राज्य के द्वारा, तो फिर जो अमीर लोग थे उसके द्वारा कुछ अनुदान दिए जाते थे। मतलब बहुत अच्छा व्यवस्था था। इस युग में प्राकृतिक भाषा एवं ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ, ठीक है। उस टाइम प्राकृतिक भाषा का क्या हुआ था, विकास हुआ था। और अगर लिपि की बात करें तो ब्राह्मी लिपि का विकास हुआ था। अब देखते हैं कला सांस्कृतिक, कि वहाँ के लोग कला, यानी उसके अंदर क्या क्या गुण था, कैसे वो लोग चलते थे, उसका सांस्कृतिक रीति रिवाज क्या था वहाँ का। तो सातवाहनों के अधीन भी पकाई गई ईंटों, खपड़ों एवं घेरेदार कुओं का प्रचलन देखने को मिलता था। जैसे भी हम लोग ईंट बनाते वैसे पहले ही बनाते थे, खपड़ा वाला वहाँ भी घर होता था। और जैसे हम लोग कुआं बनाते हैं, ठीक है, वैसा वहाँ पे भी क्या हुआ करता था, कुआं हुआ करता था, ठीक है। और कुआं क्या किया, जैसे हम लोग गोल नहीं बनाते वैसे ही कुआं को गोल बनाए हुए था, घेरते थे उसको, ठीक है। जल की निकासी के लिए जो जल निकालते थे ना, उसके लिए ढकी हुई नालियाँ भी, हम लोग जो गांव से नली निकालते हैं उसके लिए क्या करते हैं, नली को ढक देते हैं, वैसे भी वहाँ भी प्रचलन था। शहरों की घेराबंदी की गई थी, यानी कि इस शहर कितना दूर तक है, इसके बार बार से बाउंड्री की तरह घेर दिया जाता था, ठीक है। अनेक मंदिर एवं गुफाएं पहाड़ों को काटकर बनाई जाती थी, ठीक है। इन इमारतों की छतों एवं दीवारों पर सुंदर रंगीन चित्र भी बनाए जाते थे, समझ गए, मतलब पेंट भी किया जाता था। इतना भी उन लोगों के पास ज्ञान था। सोचो आज से कितना साल पहले, कितना साल पहले की बात है, और ये सब चीज़ें हमें अभिलेखों से मिलता है। कोई आदमी खुद आंखों से नहीं देखा है, ये अभिलेखों से मिलता है, कई सारे स्रोतों से मिलता है, ठीक है। जो पहले से लिखा हुआ उन्हीं के साक्ष्य प्रूफ के तौर पर ये सब जानकारियाँ हमें प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन कैसा लगा दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।